नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी कोलकाता के रहने वाले डॉक्टर जयनारायण की है, जो पिछले 10 सालों से एक डॉक्टर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों से बहुत से क्रिटिकल केसों को देखा है, पर कभी हिम्मत नहीं हारी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम डॉक्टर जयनारायण के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयनारायण है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं और पिछले 10 सालों से मेडिकल लाइन में हूं। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन पढ़ाई और काम की वजह से अब मैं कोलकाता शहर में रहता हूं। मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करता हूं, जहां मैंने कई तरह के मरीजों का इलाज किया है। जीवन में कई मुश्किलें आई, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड डॉक्टर हूं। मैंने कभी भी इन भूत प्रेत, आत्मा, इन पर कभी विश्वास नहीं किया था। लेकिन जो कुछ मैंने उस हॉस्पिटल में देखा और महसूस किया, उसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना मेरे साथ लगभग 5 साल पहले हुई थी। मैं उस समय नए हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी निभा रहा था। यह हॉस्पिटल पुराने जमाने में बहुत बड़ा और प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। इसे जल्द ही बंद किया जाने वाला था, लेकिन मरीजों की संख्या के चलते इसे कुछ समय और चलाना पड़ा। एक दिन शाम का वक्त था और मैं अपनी ड्यूटी पर था। उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मरीजों की चीख पुकार के बीच कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य ताकत मुझे देख रही है। मैं अपने काम में व्यस्त था, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। रात को लगभग 11 बजे एक इमरजेंसी कॉल आया। मैंने सुना कि हॉस्पिटल के सबसे पुराने और बंद पड़े विंग में कोई अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वो विंग पिछले कई सालों से बंद पड़ा था, क्योंकि वहां कई लोग अजीब हादसों का शिकार हो चुके थे। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें बढ़ती ही जा रही थीं। आखिरकार मैंने नर्स और एक अन्य डॉक्टर को साथ लिया और हम उस पुराने विंग की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही हमें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पूरा विंग अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल हमारे हाथ में टॉर्च की रोशनी ही हमें रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही हमने विंग के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप ही जोर से बंद हो गया। हम सब हड़बड़ा गए और तुरंत बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक से हमें एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज अंदर के एक कमरे से आ रही थी। हम सब ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में दाखिल होते ही हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। वहां एक सफेद साड़ी पहने लड़की, जो लगभग 20-22 साल की लग रही थी, बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। हमने उससे पूछा, तुम कौन हो, यहां क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वो उठी और हमारे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उससे फिर पूछा, क्या तुम ठीक हो? और तभी उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख ने हमारे होश उड़ा दिए। हम तुरंत पीछे हटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की हवा में गायब हो गई और कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। हम सब बड़बड़ाते हुए वहां से भागे और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकले। उस रात के बाद मैं उस विंग के पास कभी नहीं गया। उस घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब मैं उस हॉस्पिटल के बारे में सोचता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। हॉस्पिटल की दीवारों के पीछे न जाने कितने राज छिपे होते हैं, जिनसे इंसान अनजान रहता है। लेकिन एक बार अगर आप उस सच्चाई का सामना करते हैं, तो उसकी यादें आपको जीवन भर सताती रहती हैं। उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जब भी मैं हॉस्पिटल जाता, मुझे हर कोने में वही लड़की दिखती, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। कभी वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होती, तो कभी मरीजों के वार्ड में घूमती। मैंने कई बार उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार और भी ज्यादा नजदीक आ जाती। एक रात की बात है, मैं देर तक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। रात के करीब 2 बजे होंगे और पूरा हॉस्पिटल खामोशी में डूबा हुआ था। तभी मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं फिर से अपने काम में लग गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वही एहसास फिर से हुआ। इस बार मैंने तेजी से मुड़कर देखा और सामने वही लड़की खड़ी थी,
उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर बढ़ने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आती गई और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा झलक रहा था। उसकी सर्द आवाज में उसने कहा, तुम्हें भी मेरे साथ यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। मेरे शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। तभी हॉस्पिटल की लाइट्स तेजी से जलने और बुझने लगी। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो। मैं घबरा कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया और मुझे अपने आसपास सिर्फ वही लड़की दिख रही थी। उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया, उसकी आंखों से खून निकलने लगा और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। वो मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी और उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसकी ठंडी और बर्फीली सांसें मेरे शरीर को सुन्न कर रही थीं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और एक झटके में दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा जोर से खुला और मैं बाहर की ओर भागा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रही हो। मेरे कानों में उसकी चीखें गूंज रही थीं और मेरे दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थीं। मैं भागता रहा और आखिरकार मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस हॉस्पिटल का रुख नहीं किया। वो खौफनाक रात मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और उस लड़की की डरावनी छवि हमेशा के लिए मेरी आंखों में बसी हुई थी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो लड़की कौन थी और क्यों वो मेरी जान लेना चाहती थी, ये राज आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, उस हॉस्पिटल की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है, और जो भी उस सच्चाई के करीब जाता है उसे वही डर और खौफ झेलना पड़ता है जैसा मैंने झेला। उस खौफनाक रात के बाद मैंने हॉस्पिटल से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी आखिरी शिफ्ट पूरी कर पाता, हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने मुझसे खास तौर पर मिलने की बात कही। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में कुछ अजीब घटनाएं बढ़ गई हैं और कुछ डॉक्टर और नर्सों ने भी अजीब अनुभव किए हैं। उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि मैं इस रहस्य को सुलझाने में मदद करूं। मेरे अंदर डर और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली। अगली रात मैंने हिम्मत जुटाई और उस बंद पड़े विंग में अकेले जाने का फैसला किया। मैंने अपने साथ एक कैमरा और टॉर्च रख ली ताकि मैं किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना कर सकूं। जैसे ही मैंने उस विंग के अंदर कदम रखा, मुझे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। मेरे चारों ओर ऐसा माहौल था जैसे हर चीज सर्द और भयानक हो चुकी हो। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अचानक मैंने देखा कि एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था और सिर्फ हल्की सी रोशनी टॉर्च से पड़ रही थी। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दीवारों पर कुछ अजीब से निशान हैं, जैसे कि किसी ने नाखूनों से खरोंचें बनाई हों। मैं और आगे बढ़ा और तभी अचानक कमरे की लाइट्स खुद ब खुद जलने लगी। मैं हड़बड़ाया और कैमरे को चालू किया ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सकूं। लाइट्स के जलते ही मैंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी बेड पड़ी हुई थी और उस पर एक साया बैठा था। वो साया धीरे धीरे मुझसे बात करने लगा, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही धीमी और अस्पष्ट थी। मैंने अपने कान उसके करीब ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो साया एक झटके में गायब हो गया और कमरे में गूंजने लगी एक भयानक हंसी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं अगले कमरे में दाखिल हुआ, वहां दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, तुम्हारा अंत यहीं है। अचानक से कमरे में अजीब सी हलचल होने लगी। फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे में भूतों की फौज जमा हो गई हो। हर कोने से अजीब अजीब चेहरे मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। मुझ में जितनी हिम्मत बची थी उसे जुटाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी अचानक से कमरे में चारों ओर से चीखें गूंजने लगी। वो लड़की जो पहले मुझे दिखाई दी थी, अब कमरे के हर कोने में थी। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी
लेकिन इस बार उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। उसने फिर से अपनी सर्द आवाज में कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम मेरे हो। मुझे लगा कि ये मेरे जीवन का आखिरी पल है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे खींचकर जमीन पर पटक दिया और मेरा सिर जमीन से टकरा गया। सब कुछ धुंधला हो गया, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने आप को उठाया। मैंने आखिरी बार उस लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत और दर्द साफ झलक रहा था। वो मेरे करीब आई और मेरे कान में कहा, तुम्हें वही सजा मिलेगी जो मैंने झेली है। मैं बिना किसी और सोच विचार के दरवाजे की ओर भागा और दरवाजा खुल गया। मैं किसी तरह बाहर आ गया, लेकिन मेरे कानों में उसकी हंसी गूंज रही थी। उस रात के बाद मैंने हॉस्पिटल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर भी मैं उस लड़की की छाया महसूस करता हूँ। हर बार जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ, मुझे उसकी मुस्कान और उसकी लाल आंखें दिखती हैं। मैंने अब तक सैकड़ों मरीजों का इलाज किया है, लेकिन उस लड़की का चेहरा और उसकी भयानक कहानी मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बसी रह गई है। और जब भी मैं उन घटनाओं के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि ये हॉस्पिटल कभी भी सिर्फ एक ईंट पत्थर का बना ढांचा नहीं था। इसके अंदर ऐसी आत्माएं बसती हैं जिनकी कहानियां अभी तक अनकही हैं और शायद हमेशा अनकही ही रहेंगी। उस भयानक घटना के बाद मैं उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश में जुट गया। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, हॉस्पिटल के पुराने कर्मचारियों से बात की और धीरे धीरे उस लड़की की कहानी सामने आई। करीब 50 साल पहले उस हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी जिसका नाम सविता था। सविता बहुत ही मेहनती और मृदुभाषी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत दर्द और तकलीफ थी। वह एक छोटे से गांव से आई थी और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए इस शहर में नौकरी कर रही थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी और वो अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब सविता ड्यूटी पर थी, हॉस्पिटल में आग लग गई। आग ने तेजी से पूरे विंग को अपनी चपेट में ले लिया। सविता ने अपने मरीजों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो खुद उस आग में फंस गई। उसकी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंजती रहीं, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया। कुछ लोग कहते हैं कि उसके मंगेतर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी उस आग में झुलस कर मर गया। सविता की मौत बहुत ही दर्दनाक और त्रासदीपूर्ण थी। उसकी आत्मा में जो गुस्सा और दर्द था, वो कभी शांत नहीं हो पाया और उसी वजह से उसकी आत्मा उस हॉस्पिटल में भटकती रही। आग लगने के बाद अस्पताल के उस विंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोग उस जगह से डरने लगे क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात के अंधेरे में सविता की चीखें सुनी हैं, जबकि कुछ का दावा था कि उन्होंने उसे अस्पताल के गलियारों में भटकते हुए देखा है। सविता की आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकी, क्योंकि उसकी मौत एक दर्दनाक और अधूरी कहानी का हिस्सा थी। उसकी आत्मा अब भी उस हॉस्पिटल में उस पल को जी रही थी जब उसने अपनी जान गंवाई थी, और शायद वो हर किसी से बदला लेना चाहती थी जो उसकी मदद नहीं कर पाया। उसकी कहानी जानकर मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, वो उस आत्मा के अनसुलझे गुस्से और दर्द का परिणाम था। सविता की आत्मा अब भी वहीं थी, और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक वो हॉस्पिटल कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। सविता की दर्दनाक कहानी जानने के बाद मैंने अस्पताल के प्रबंधन से उस विंग को बंद करने और सविता की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का अनुरोध किया, लेकिन प्रबंधन ने इसे महज अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। वे इस तरह की घटनाओं को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस रात मैंने आखिरी बार उस हॉस्पिटल में कदम रखा। मेरी इच्छा थी कि मैं सविता की आत्मा से एक बार और सामना करूं और उसे शांति देने की कोशिश करूं। मैं उस पुराने विंग के पास गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। दरवाजा जो इतने सालों से बंद था, आज खुला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही मुझे सविता की वही भयानक मुस्कान दिखाई दी। उसकी आत्मा अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी उसी दर्द और नफरत से भरी हुई थीं। मैंने उससे कहा, सविता, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हें शांति की जरूरत है। लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखों में नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अपने हाथों से मेरी ओर इशारा किया
और अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। दीवारें हिलने लगीं और छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। उसकी आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम्हें भी मरना होगा, यहां से कोई नहीं बच सकता। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी जकड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक सविता की आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के बाहर था। मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैं बाहर कैसे आया, लेकिन मेरी एक बात तो साफ थी, वो आत्मा अब भी उस हॉस्पिटल के अंदर थी। आज भी उस हॉस्पिटल के पुराने विंग में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। सविता की आत्मा आज भी उस जगह को अपनी कैद बनाए हुए है, और जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, वो आत्मा हर किसी के लिए एक खौफनाक अंत की वजह बनती रहेगी। हॉस्पिटल के चारों ओर से कभी कभी रात के अंधेरे में एक लड़की की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। वो आत्मा अब भी वहीं है, और वो किसी की भी रूह को तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक उसकी अपनी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है अल्पेश है गुजरात से, विक्की है दिल्ली बुश विहार से, कमलेश पटेल है गोटेगांव से, इमरान खान, जन्नत खान, रेहान खान एंड सुनीता है सिक्किम से, अजमुल हक है पेशावर से, पेरिन बानू है जामनगर गुजरात से, गुरुमंत सिंह सुखजीत सिंह है फिरोजपुर पंजाब से, उमर है पाकिस्तान से, शाफिक चौहान है मुंबई से, शोएब है परभनी से, रामा गाया है बिहार से, सूरज पंडित है आगरा से, सुनील बनीवाल है दिल्ली से, अफजल अली है मुरादाबाद से, विष्णु कुमार है खुशीनगर से, सुजीत है वेस्ट बंगाल से, मोतीलाल शर्मा है पंजाब से, मुकेश है गुजरात जामनगर से, सोनू सिद्धांत यादव है उत्तर प्रदेश से, मुस्कान है हिमाचल से, मुस्कान है गुरुग्राम से, सुनीता रनोट है मोहाली पंजाब से, सुब्बेंदु सिन्हा है असम से, और अब सबसे आखिर में है फैजान अहमद है भोपाल से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।